आया नहीं आया समझ में पॉइंट? लिखो जरा, स्टॉप साइन के बारे में लिखो, शेप कैसी होगी। अब ये इसको अलग से क्यों लिख रहे हैं स्टॉप को? क्योंकि जो चीज इंपॉर्टेंट होगी उसको कहाँ रखोगे, अलग रखोगे ना सबसे। आया समझ में? बढ़िया, जो इंपॉर्टेंट है उसको भी सभी के साथ मिक्स कर रखा है। ऐसे नहीं करेंगे भाई, जो इंपॉर्टेंट है उसको सबसे अलग से डिस्कस करेंगे, उसको सबसे अलग से समझेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है तो क्या कर रहे हो, उसको अलग से लिख लो। लिखो स्टॉप साइन, शेप कैसी, ऑक्टागन शेप। शेप कैसी होगी, ऑक्टागन हो गई, शेप होगी ऑक्टागन। आगे लिखो, शेप ऑक्टागन, रेड इन कलर, रेड इन कलर विद व्हाइट बॉर्डर। आया समझ में स्टॉप साइन के बारे में? तो क्या हो रहा है स्टॉप साइन में, स्टॉप साइन ऑक्टागन शेप होगी, रेड होगा किसमें, कलर में, एंड विद व्हाइट बॉर्डर। अब ऐसा देखा होगा आपने ना, इसको देखा होगा कि रेड क्या क्या होता है, इसका बॉर्डर होता है, और अंदर क्या लिखा होगा, स्टॉप लिखा होगा, कैसे लेटर्स में? हाँ, व्हाइट कलर की बॉर्डर, रेड कलर का होगा ना आपके पास, रेड इन कलर होगा विद व्हाइट बॉर्डर। विद व्हाइट बॉर्डर, बॉर्डर कैसा होगा, व्हाइट होगा ना, उल्टा बोल दिया था मैंने। हाँ, कोई बात नहीं, चलो मतलब लिखा हुआ ठीक है ना, हाँ वो ठीक है, कोई बात नहीं, वो जैसे लिखवाया है वैसे दिख रहा है तुम्हें डायग्राम में कि व्हाइट कलर का क्या है आपके पास में, बॉर्डर है, और इंटीरियर कैसा है, रेड कलर का इंटीरियर है आपके पास। रेड कलर का क्या है आपके पास में, इंटीरियर है। एंड जो स्टॉप होता है व्हाइट में भी लिख देते हैं, ब्लैक में भी लिख देते हैं, ब्लैक में भी लिख देते हैं। आया समझ में पॉइंट? ऐसे चलेगा सिस्टम। क्लियर हुआ नहीं, मैं बताओ। तो ये क्लियर हो गया इसके बारे में सारी कहानी। रेड बॉर्डर होगा, व्हाइट क्या होगा, रेड, ये क्यों हो रहा है बार बार, व्हाइट होगा बॉर्डर, एंड रेड क्या होगा, इंटीरियर होगा। दोबारा बोलो इसको एक बार फिर से, व्हाइट होगा बॉर्डर एंड रेड क्या होगा, इंटीरियर होगा। इन जनरल क्या होता है, व्हाइट इंटीरियर होता है, रेड बॉर्डर होता है, और यहाँ पर क्या होगा, लेकिन व्हाइट बॉर्डर हो गया और रेड इंटीरियर हो गया। आया समझ में? चलो ठीक है। अब व्हाइट कर देना या ब्लैक भी कर देना, आएगा नहीं वैसे ऐसे ना। ठीक है, ठीक है, लिखो जरा, गिव वे साइन। नेक्स्ट क्या है आपके पास में, गिव वे साइन, गिव वे साइन, गिव वे साइन। क्या था इसका शेप, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप था, है ना, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप थी। शेप कैसी थी, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप थी। एपेक्स कैसा रहेगा, डाउनवर्ड, एपेक्स डाउनवर्ड होगा, यस एपेक्स डाउनवर्ड होगा, एपेक्स डाउनवर्ड होगा। एंड रेड बॉर्डर व्हाइट इंटीरियर, रेड बॉर्डर व्हाइट इंटीरियर, रेड बॉर्डर होगा एंड व्हाइट क्या होगा, एंड व्हाइट होगा इंटीरियर, रेड बॉर्डर व्हाइट इंटीरियर। बताओ आगे समझ में चीज, रेड बॉर्डर एंड व्हाइट इंटीरियर। ये क्लियर हो गया, सो हो गए दोनों। अभी इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें, वैसे नहीं कि साइन बस यही है, साइन तो बहुत सारे होंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट उसमें से लिखेंगे। आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलेटरी साइंस में भी क्लासिफाइड, रेगुलेटरी साइंस में भी क्लासिफाइड। आगे पॉइंट है, रेगुलेटरी साइंस में भी क्लासिफाइड, रेगुलेटरी साइंस में भी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग, रेगुलेटरी साइंस में भी क्लासिफाइड, रेगुलेटरी साइंस में भी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग सब कैटेगरीज, under the following sub categories, regulatory science may be classified under the following sub categories, under the following sub categories। first लिखो prohibitory science, prohibitory, prohibitory science, prohibitory science, prohibitory साइन। अब देखो जरा, रेगुलेटरी साइन को आपने फर्दर क्लासिफाई कर रखा है, फर्दर कुछ कैटेगरी में। पहली कैटेगरी कौन सी आई, प्रोहिबिटरी साइन आ गया। प्रोहिबिटरी साइन का क्या मतलब है, जो
प्रोहिबिट है, जो नहीं करना है तुम्हें रोड पे। ये क्या बताएंगे तुम्हें? जो वर्जित है। यस, जो वर्जित है रोड पे, जो नहीं करना है उसकी जानकारी देंगे। जैसे कि क्या हो सकता है? जैसे कि होगा आपके पास में, जैसे कि आपके पास में हॉर्न प्रोहिबिटेड, यहाँ पे मूव करते समय हॉर्न नहीं बजाना है। ऐसा होता है ना, हॉस्पिटल के बाहर से जा रहे हो तुम नाइट टाइम पर, मस्त हॉर्न बजाते हुए, 1 बजे सब सो रहे हैं मस्त, है समझ में? हाँ, स्कूल के साथ, हाँ वही होता है प्रोहिबिशन का मतलब। बहुत सारे तरह के प्रोहिबिशन हो सकते हैं। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, ये भी तो है प्रोहिबिशन एक तरह की। हॉर्न प्रोहिबिटेड, लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड, राइट टर्न प्रोहिबिटेड। यस, किसी भी तरह की प्रोहिबिशन हो सकती है ना, वो तो कुछ भी हो सकता है। अब इतना क्यों डेप्थ में उसमें घुस रहे हो? कुछ भी प्रोहिबिशन हो सकती है। 10 तरह की प्रोहिबिशन होती है। कोई जिंदगी में एक ही दो प्रोहिबिशन थोड़ी है आपके पास में। कुछ भी प्रोहिबिशन हो सकती है। कहीं पे देखोगे तुम स्मोकिंग प्रोहिबिटेड लिख देते हैं, है ना? हाँ, ड्रिंक प्रोहिबिटेड लिख देते हैं। तो वो तो प्रोहिबिशन कुछ भी हो सकती है ना आपके पास में। लिखो नेक्स्ट। तो प्रोहिबिटरी साइन शेप कैसी होगी? सर्कुलर ही होगी ना, क्योंकि किसका टाइप है? रेगुलेटरी का टाइप है ना, तो कैसी शेप रहेगी? सर्कुलर ही रहेगी। लिखो सर्कुलर शेप, सर्कुलर शेप, सर्कुलर शेप होगा। कलर कैसा होगा? व्हाइट इन कलर है विद रेड बॉर्डर। लिखो जरा, व्हाइट इन कलर विद रेड बॉर्डर। तो क्या लिखना है? व्हाइट इन कलर विद रेड बॉर्डर, व्हाइट इन कलर विद रेड बॉर्डर, एंड a red diagonal line, and a red diagonal line showing the type of prohibition, showing the type of prohibition, showing the type of, showing the type of prohibition, showing the type of prohibition are shown symbolically, showing the type of prohibition, showing the type of prohibition are shown symbolically, are shown symbolically. In black, in black. आया समझ में पॉइंट? ऐसा देखा भी होगा तुमने। व्हाइट कलर का क्या होगा? इंटीरियर होगा, रेड क्या होगा? बॉर्डर होगा। इसके अंदर एक व्हाइट, एक रेड कलर की आपने डायगोनल लाइन बना रखी है ना? डायगोनल लाइन बना रखी है। डायगोनल लाइन के ऊपर क्या शो कर रखा है आपने? ऐसे बना लेते हैं, देखो ये हो गया रेड बॉर्डर। ये क्या है आपके पास में? रेड बॉर्डर है। इंटीरियर कैसा है? ये सब कैसा रहेगा? ये सब व्हाइट हो गया इंटीरियर, ये व्हाइट इंटीरियर हो गया। एंड डायगोनल लाइन होगी इस तरह से, डायगोनल लाइन होगी, और इसके ऊपर ब्लैक तो नहीं दिखेगा। यहाँ पे ब्लैक को मान लो व्हाइट, व्हाइट नहीं मानो उसको, ग्रीन मान लो। इसके ऊपर आप बना दीजिए जो भी प्रोहिबिशन आप दिखाना चाहते हैं। मैं समझ में पॉइंट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, यहाँ पे पेडेस्ट्रियन का मूवमेंट अलाउड नहीं है। आया समझ में क्या मतलब है? अब इसके ऊपर कुछ भी शो कर दो तुम, यहाँ पे बना दो तुम एक ट्रक बना दो, इसका क्या मतलब है? हाँ? ट्रक की एंट्री नहीं अलाउड है। ट्रक कुछ भी बना दीजिए, जो भी प्रोहिबिशन है उसकी इमेज यहाँ पर बना दीजिए। यहाँ पर आप एक अल्कोहल की बोतल बना दो, सिगरेट बना दो, लेफ्ट टर्न बना दो, यहाँ पे राइट टर्न बना दो, स्ट्रेट बना दो, कार की इमेज बना दो। जो भी बनाओगे इमेज, वो क्या बताएगा आपको कि ये प्रोहिबिशन है भाई, ये नहीं करना है यहाँ पे। कैसे कलर में? ब्लैक कलर में कर देंगे, ब्लैक में कर देंगे। आगे समझ में पॉइंट? चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल साइंस। हाँ नेक्स्ट हेडिंग है इसके अंदर, हाँ इसी के अंदर नेक्स्ट हेडिंग है कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन, कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन, कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन। अब क्या मतलब है इनका बताओ? कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन क्या मतलब है? कि आपको इसी डायरेक्शन में जाना है। आया समझ में? कंपल्शन क्या मतलब है इसका? कंपल्शन, जैसे ये तो प्रोहिबिशन दिखा रहा था आपको कि भाई ये नहीं करना है यहाँ पे, और कंपल्सरी क्या साइन शो क्या करेगा कि यही करना है। आया समझ में? डिफरेंस
अगर कहीं पे, अब कैसे बताओगे, सिंपल, जो भी कंपल्शन दिखाना चाहते हो रोड पे तो उसके डायग्राम बना दो इस बार। आया समझ में पॉइंट? हाँ हाँ, डायग में हटा दीजिए, डायग में हटा दो। आया समझ में? देखा भी होगा तुमने, ब्लू कलर की दिखती है वो, ब्लू कलर की प्लेट से दिखाई देती होगी आपके, उसके ऊपर व्हाइट कलर में क्या रहता है, एरो बना रहता है, जो भी आप दिखाना चाहते हैं वहां पे। आया समझ में? देखा है ऐसा सबने? क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ? शेप कैसी होगी? रेक्टेंगुलर हो जाएगी। लिखो लिखो। सो कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन लिखो इसमें जरा, सर्कुलर शेप लिखना, सर्कुलर शेप, ब्लू बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड विद व्हाइट डायरेक्शन एरो, विद व्हाइट डायरेक्शन, विद व्हाइट डायरेक्शन एरो, विद व्हाइट डायरेक्शन एरो। आया समझ में पॉइंट? बताओ, ऐसा ही तो होता है, ऐसा देखा होगा ना तुमने सबने, नहीं देखा है? देखो जरा, ब्लू बैकग्राउंड मतलब ब्लू होगा ऐसे पूरा, और इसके ऊपर क्या शो कर रखा होगा, व्हाइट कलर का, मान लो कि समझ मैंने ऐसे एरो बना दिया। ये क्या बता रहा है? कंपल्सरी अहेड, कंपल्सरी अहेड मतलब कंपल्सरी किधर जाना है आपको, सीधा ही जाना है। आया समझ में पॉइंट? क्या मतलब इसका? ये सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे, बताओ क्लियर है नहीं है चीज? कुछ भी कंपल्शन हो सकता है। यहाँ पे हॉर्न की इमेज बना दीजिए, इसका क्या मतलब है, कंपल्सरी हॉर्न, ठीक, बजाते चलो। आया समझ में? को जरा ऐसे सिंपल लिखो, लेकिन ध्यान से लिखो भाई, जो तुम्हारे लिए मतलब है बजाते चलो, वो उसके लिए भी तो मतलब होगा दूसरे के लिए। आया समझ में? तो क्या मतलब है, सर्कुलर शेप, क्या लिखा है आगे, ब्लू बैकग्राउंड व्हाइट डायरेक्शन एरो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो पॉइंट, नो पार्किंग एंड नो स्टॉपिंग साइंस। हाँ उसी के आगे लिख लो पॉइंट करके ना, उसी आगे, नो पार्किंग एंड नो स्टॉपिंग साइन, नो पार्किंग एंड नो स्टॉपिंग साइन इंटीरियर कलर, नो पार्किंग एंड नो स्टॉपिंग साइन इंटीरियर कलर इज ब्लू, इंटीरियर कलर इज ब्लू, ठीक है। आया समझ पॉइंट? ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस लिख पाएंगे। देखा भी होगा तुमने कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, देखना आप इसका इमेज ब्लू दिखाई देगा। नो पार्किंग प्रोहिबिटरी साइंस में आएगा, प्रोहिबिटेड नहीं, प्रोहिबिटेड में क्यों आएगा? ठीक, वो तो एक उसको सेपरेट कैटेगरी में डाल रखा है उठा के, हाँ उसको सेपरेट कैटेगरी में ही डाल रखा है उन्होंने उठा के ना। आप देखना उस पे प्रोहिबिटरी साइन में तो डायगोनल कट होता है, इसमें नहीं दिखाई देगा तुम्हें कट, इस पे कट नहीं होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है, स्पीड लिमिट लिखो, स्पीड लिमिट, नेक्स्ट हेडिंग लिखो स्पीड लिमिट। कुछ कुछ एक दो पॉइंट लिख लेते हैं इसमें ना। हाँ इसमें ये सब रेगुलेटरी ही चल रहा है अभी ना, ये सब रेगुलेटरी के अंदर ही चल रहा है। स्पीड लिमिट लिखो, स्पीड लिमिट क्या होता है, शेप, सर्कुलर शेप देखी भी होगी ना, तो कैसी शेप रहती है, सर्कुलर रहती है। बैकग्राउंड कैसा होगा, व्हाइट होगा, लिखो व्हाइट बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड। बॉर्डर कैसा होगा, रेड बॉर्डर होगा, रेड बॉर्डर होगा। एंड आगे लिखना इसमें ब्लैक नंबर, ब्लैक नंबर, ब्लैक नंबर इंडिकेटिंग स्पीड लिमिट, ब्लैक नंबर इंडिकेटिंग स्पीड। बताओ आया समझ में पॉइंट, ब्लैक नंबर इंडिकेटिंग स्पीड लिमिट। ऐसा देखा है तुमने? नहीं देखा? देख रखा है, चलो ठीक है। सो ये सब हो गया आपके पास में जो साइन डिस्कस करने थे मेनली इसमें ना। अब नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी आती है, बॉर्डरिंग आती है। लिखो जरा हेडिंग, बॉर्डरिंग साइंस। सो नेक्स्ट हेडिंग, अभी इसका सिंपल सा एक तरीका है भाई, सारे साइन तो नहीं डिस्कस करे जा सकते ना। मैंने बताया बहुत सारे साइन होते हैं, देखे भी होंगे आपने कभी, डीएल बनवाने जाना वहां पे दिखाई देगा तुम्हें बहुत सारे, 1000 100 से ऊपर साइन दिखाई देंगे तुम्हें। हाँ इन्हीं की कैटेगरी में होंगे, बिल्कुल होंगे इन्हीं की कैटेगरी में। तो सब नहीं हो सकते, कुछ कुछ जो आते हैं उनको लिखवाया, बाकी कहीं पे ऐसे कुछ ऐसी चीजों को क्या करने का तरीका होता है, ऐसी चीजों को करने का तरीका ये होता है जो करवाया उसको याद कर लो। इससे अलावा अगर बाई चांस गलती से कहीं दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे जाए प्रैक्टिस करते समय, तो जो क्वेश्चन पूछा उसी को क्या करो, बस याद कर लो और अपने नोट्स में
ऐड कर लो उसको, ऐसा तरीका रहता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि तुम सारे याद कर सकते हो, नहीं नहीं पॉसिबल है ना, तो ऐसे ही तो तरीका रहता है इन चीजों को करने का। अब वो कैसे पता लगेगा कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, जब करोगे तब दिखाई देगा ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन में दिखेगा तुम्हें खुद से, तो देखो ये चीज भी पूछ रखी है, ये भी पूछ रखा है, जो दिखेगा, जो पूछा हुआ दिखेगा उसको क्या कर लो, ऐड कर लो अपने नोट्स से, सिंपल सा तरीका रहता है, और क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करना। ऐसा देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास वार्निंग साइन, इसी को क्या बोलते हैं, कोजनरी साइन भी कहा जाता है, CAU, इन्हीं को क्या बोलते हैं, CAUTION, CAUTIONARY, कोजनरी साइंस, कोजनरी साइंस, कोजनरी साइंस, यस कोजनरी साइंस, ठीक है, इसमें लिखो पॉइंट। अब ये क्या इंडिकेट करते हैं, वार्निंग इंडिकेट करते हैं, मतलब खतरा है रोड पे, किसी भी तरह का हो सकता है, आया समझ में, लिखो यूज्ड टू वार्न व्हीकल्स, इसमें लिखो यूज्ड टू वार्न व्हीकल्स, यूज्ड टू warn vehicles, used to warn vehicles of certain hazardous conditions, used to warn vehicles of certain hazardous conditions, of certain hazardous conditions that exist on road, that exist on road, that exist on, जो कि कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, रोड पे एग्जिस्ट करती है, that exist on road, आया समझ में, that exist on road, ठीक, चलो क्लियर है चीज। अब शेप कैसी होती है इनकी, अभी तो लिखा था 2 मिनट पहले उसमें, ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, वो सर्कुलर के थे, ये कैसे के होते हैं, ये ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, लेकिन एपेक्स किधर रहेगी, ऊपर रहेगी, अपवर्ड रहेगी, वो तो उसमें था एक सेक्शन डाउनवर्ड हो रही थी, इसमें कैसी रहेगी, ऊपर रहेगी, लिखो पॉइंट। इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप कैसी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल विद एपेक्स अपवर्ड, इक्विलेटरल ट्रायंगल विद एपेक्स अपवर्ड, विद एपेक्स अपवर्ड, आगे समझ में पॉइंट, विद एपेक्स अपवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल विद एपेक्स अपवर्ड हो गया, व्हाइट बैकग्राउंड, आगे लिखना है व्हाइट बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड, रेड बॉर्डर, रेड बॉर्डर, व्हाइट बैकग्राउंड, रेड बॉर्डर एंड ब्लैक सिंबल, एंड ब्लैक सिंबल, क्लियर है चीज, एंड ब्लैक सिंबल। तो क्या हुआ, व्हाइट बैकग्राउंड हो गया, रेड बॉर्डर हो गया एंड ब्लैक सिंबल हो गया, आया समझ में पॉइंट भी, तो क्लियर है नहीं है चीज। अभी इसको देखना है तो एक बार इमेज देख लो ना पेपर उठाकर, भाई इंटरनेट है सबके पास में, खत्म हो रखा है, किसका रिचार्ज, लिखो आगे, एग्जाम्पल लिखो इसमें कुछ ना, कुछ एग्जाम्पल लिखो इसमें, कॉमनली यूज्ड वार्निंग साइंस आर, कॉमनली यूज्ड वार्निंग साइंस आर, commonly used warning signs are, commonly used warning signs और कुछ एग्जांपल लिख ले रहे हैं, जैसे लिखो मैन एट वर्क, मैन एट वर्क, मैन एट, क्या मतलब वो इसका, आगे लेबर काम कर रही है, इंसान काम कर रहे हैं आगे ना, ठीक, आगे लिखो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, आगे नेक्स्ट एग्जांपल पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, नेक्स्ट एग्जांपल नैरो ब्रिज, नैरो ब्रिज, नेक्स्ट एग्जांपल शार्प कर्व, शार्प कर्व, नेक्स्ट पॉइंट रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग, नेक्स्ट पॉइंट साइकिल क्रॉसिंग, साइकिल क्रॉसिंग, नेक्स्ट पॉइंट लेफ्ट एंड राइट हैंड कर्व, लेफ्ट एंड राइट हैंड, लेफ्ट एंड राइट हैंड कर्व, आया समझ में पॉइंट, बताओ क्लियर हो गई ये चीज, ऐसा देखा हुआ है तुमने, देख रखे, ठीक है, देखा होगा ना,
देख रखी है सारी चीज। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है सब। सो ये इंफॉर्मेटरी की बात चल रही थी ना। अच्छा अभी तो वार्निंग हो गया। नेक्स्ट आता है क्या आपके पास है इंफॉर्मेटरी साइंस। थर्ड क्या होता है? इंफॉर्मेटरी साइन है। शेप कैसी? रेक्टेंगुलर शेप थी ना, रेक्टेंगुलर शेप। वो तो वहां पे भी लिख लिया था पहले। इसमें लिखो जरा, प्रोवाइड टू गाइड यूजर्स अबाउट, प्रोवाइड टू गाइड यूजर्स अबाउट, प्रोवाइड, प्रोवाइडेड ऐसे लिखो, प्रोवाइडेड टू गाइड यूजर्स अबाउट द डिस्टेंस एंड द डेस्टिनेशन, distance and the destination, distance and the destination, and to provide information and to provide information to make route easier and to provide information route easier, to make route easier। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ चीज? हो गया क्लियर? हाँ, इसमें दिक्कत है कोई? कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? देखो जरा पॉइंट, देखो पॉइंट की फॉर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे, फॉर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे, फॉर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे लिखो, फॉर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे, ग्रीन बैकग्राउंड, green background with white word message, with white word, with white word message, with white word message। हो गया चीज क्लियर? हाँ, ग्रीन बैकग्राउंड एंड विद व्हाइट वर्ड मैसेज। चलिए, सो ये आपका कंप्लीट हो गया पोर्शन। कौन से वाला? ट्रैफिक साइन वाला। एक छोटा सा पार्ट था, क्वेश्चन आए हुए हैं ना, एक दो क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं दिखेंगे तो भी 2-3 क्वेश्चन लेकिन दिख जाएंगे। अब बाकी बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल है हर एक कैटेगरी में, लेकिन उसका तरीका क्या है करने का? कुछ कुछ लिखवा दिया मैंने तुम्हें, और जो कुछ दिखेगा तो बाई चांस, जैसे मेरे ख्याल से नहीं दिखेगा, अगर दिख जाए बाई चांस करते समय किसी स्टेट एग्जाम में किसी दूसरी जगह पे, उसको क्या करोगे? उसको देख लेना, नोट करके क्या कर लेना उसको अपने नोट्स में। भाई ऐसा क्या पॉसिबल है कि मैं दुनिया में 30 स्टेट के एग्जाम जितने भी हुआ जेईई के सब एग्जाम देखता रहा हूँ, क्या होता है, किसने क्या पूछेगा उसको, उसके बाद उसको तुम्हें आगे लिखा हूँ, ऐसा नहीं पॉसिबल होता ना। मोस्टली जो स्टैंडर्ड चीज होती है वो स्टैंडर्ड चीज दी जाती है, थोड़ा बहुत तो ऐसा होता ही है, इधर उधर से कहीं से उठाकर डाल देंगे। क्लियर है चीज? चलो, सो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो। अच्छा नेक्स्ट हेडिंग नहीं है कुछ एक्चुअली, मैं तुम्हें डायग्राम भेज रहा हूँ 3 ग्रुप पे। अब वो डायग्राम तुम्हें क्या करना है? बनाने हैं, बनाने डायग्राम पूरा। अभी कौन से वाले ग्रुप पे भेजना है बताओ? ठीक है, मैं 3 डायग्राम भेज रहा हूँ, तीनों डायग्राम बनाओ, क्योंकि तीनों डायग्राम से क्वेश्चन है आपके पास। लेकिन क्वेश्चन दिखेगा कहाँ पे? गुप्ता एंड गुप्ता में दिखाई देगा। सो हर चीज बताइए आपको कि सारा रेफरेंस किसको बना के पढ़ाया जा रहा है? गुप्ता एंड प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर भी तो रेफरेंस है, खाली गुप्ता एंड गुप्ता लेके बैठे रहोगे जिंदगी भर? दोनों रेफरेंस है। तो फोटो भेज रहा हूं मैं तुम्हें ना। भेजता हूं। तो ये ऑलमोस्ट मान के चलिए कि खत्म होने वाला है तुम्हारा जो सब्जेक्ट है अब। आई थिंक इस हफ्ते के एंड तक मोस्टली खत्म होता दिखाई देगा। बनाओ, ये तीनों डायग्राम बने हुए हैं ना? बनाइए, ये 3 डायग्राम बना लीजिए ना। नहीं, टॉपिक कुछ नहीं है, ऐसे लिख लो, डायग्राम्स ऑफ ट्रैफिक कैपेसिटी एनालिसिस, डायग्राम्स ऑफ ट्रैफिक कैपेसिटी एनालिसिस ऐसे लिख लो अगर लिखना है तो। बाकी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, बट जिससे कि बुरा ना लगे सामने वाले इंसान को, इसलिए हेडिंग लिखवा दी कि भाई क्या लिखना है बस, डायग्राम ऑफ ट्रैफिक कैपेसिटी एनालिसिस बना डायग्राम।
हाँ, ये ट्रैफिक कैपेसिटी एनालिसिस में पढ़ा था ना आपने सब चीजें, ट्रैफिक वॉल्यूम, डेंसिटी, तो उसी का डायग्राम है। अब ये क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें कहाँ पे दिखाई देंगे, लेकिन गुप्ता एंड गुप्ता में दिखाई देंगे, उनको करके तो देखो एक बार, रियलाइज होगा तुम्हें खुद में कि कैसे हो रहा है क्वेश्चन, जो कभी पहले नहीं हुआ करते थे। बनाओ, ये ऐसे खाली सी क्यों लग रही है क्लास? हाँ, अभी तो बहुत भारी भारी सी लग रही थी। बनाओ, तो कल का क्या है, कुछ मैटर बताओ। कहाँ आ रहा हूँ मैं, बताओ। हाँ, यस, वी एफ अपॉन 2 इंटू के जे बाई 2, तीनों डायग्राम बना लेना है। सो कल का ऑफ रहेगा। हाँ, कल छुट्टी है, परसों क्लास होगी। इस बार संडे में क्लास रखेंगे, ठीक है, इस बार संडे क्लास रखेंगे। नहीं, कल एक्चुअली वो बताओ, वो कल मैंने ऑफ नहीं करी, सिर्फ कल मैंने ऑफ नहीं करी, तो कल मैं रख कैसे सकता हूँ? अब संडे मैं रखूंगा तो ऑफ भी मैं ही करूंगा, संडे में क्लास रहेगी इस बार ना, और क्लास रहेगी लंबी। लंबी बोलने का मतलब कितना है, 3.5-4 घंटे के आसपास मान सकते हो ना। हाँ, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन छुट्टी। हाँ सर, ज्यादा मत पढ़ाना बस, तुम्हें ज्यादा जरूरी काम है पीछे, क्या काम है बताओ? किसकी? अच्छा। संडे का इस बार सोच रहे थे कि इसको काफी हद तक जो है कर दे कवर, संडे में रख लो, मंडे की छुट्टी कर दूंगा, ऐसे कर सकते हैं, बताओ। सैटरडे संडे मंडे, संडे में क्लास रख लो इस बार हाईवे की, एंड मंडे में छुट्टी कर देंगे, ठीक। हाँ, संडे में पढ़ाऊंगा, संडे में पढ़ेगी आई थिंक 21 तारीख। अगले संडे, हाँ अगले संडे कर दो ना सर। हाँ हाँ, सोम चलेगी, मैंने हाईवे की बात करी है ना। 20-21 को क्या डेट पड़ रही है? हाँ हाँ, सैटरडे में तो होगी क्लास, सैटरडे में भी है, संडे में भी है, मंडे का ऑफ रखेंगे, मंडे का इसका ऑफ रखेंगे, और संडे में लगभग 4 घंटे के आसपास क्लास करेंगे, ठीक, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मोस्टली इस मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट इसी हफ्ते हाईवे का खत्म हो जाए, थोड़ा सा बचेगा वो एक आध क्लास का, उसके बाद उसको नेक्स्ट वीक में देख के जाएंगे, हो गया। तो क्लास रखेंगे इस बार संडे में ना, टाइमिंग जो भी होगा वो सब मैं बताऊंगा तुम्हें खुद से, बट क्लास रहेगी इस बार, मंडे में छुट्टी रहेगी बस। हाँ, इस क्लास की छुट्टी रहेगी बस हाईवे की, बाकी मुझे सोम का तो आपका रहेगा ही, जो भी रहेगा संडे में, नहीं वो मेरी वजह से छुट्टी है। मंडे में जो है, जो सॉरी मंडे में जो छुट्टी है मेरी वजह से है, लेकिन संडे में जो क्लास है वो भी मेरी वजह से है, आया समझ में पॉइंट? बना रहे डायग्राम, बनाओ। अब इसमें ऐसा क्या लग रहा है इतना टाइम? अब इसमें ऐसे कोई रिक्वायरमेंट थोड़ी है कि भाई 10-10 कलर के पेन यूज करने में लगे बड़े हो। इसको किसी को बेचना है कि देखो कितना सुंदर बना रखा है मैंने। 10 पेन यूज भी कहाँ करते फिर, तो ये समझ क्या कौन सा पेन। तो देखो फर्स्ट डायग्राम देखो उठा करना,
पहला केस क्या है आपके पास में, स्पीड वर्सेस डेंसिटी है, स्पीड वर्सेस डेंसिटी है। एक पॉइंट तुम्हें ऑलरेडी पता है, जिस समय पे देखो उठाकर इसमें, जैसे कि जिस समय आपके पास में स्पीड 0 है, ये डायग्राम ऑब्जर्व करो, पहले वाला डायग्राम, जिस समय स्पीड कितनी है 0 है, डेंसिटी कितनी हो रखी है केजे हो रखी है। आया समझ में पॉइंट, ये आया नहीं आया समझ में, जिस समय पे स्पीड 0 है उस समय डेंसिटी कितनी हो रखी है केजे हो रखी है। ये पॉइंट तो तुम्हें पता भी था पहले से, ये नहीं पता था क्या पॉइंट कि भाई एट द टाइम ऑफ द जैम कंडीशन डेंसिटी विल बी इक्वल टू जैम डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी एंड स्पीड विल बी व्हाट 0 इन दैट केस। वही तो पॉइंट है सिंपल। सो ये आपने ग्राफिकली शो कर दिया उस पॉइंट को। आया समझ में पॉइंट, जिस समय पे k इज इक्वल टू 0 डेंसिटी क्या है, हाँ डेंसिटी 0 है, v इज इक्वल टू व्हाट vf, v इज इक्वल टू vf है, v इज इक्वल टू vf है। सो मेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज दैट कि जिस समय पे स्पीड क्या रहेगी आपके पास में 0 रहेगी, उस समय पे डेंसिटी विल बी व्हाट मैक्सिमम रहेगा, जैम डेंसिटी के बराबर होगा। ये पॉइंट हमें पहले से पता है ना। अब दो डायग्राम हो रहे हैं आपके पास में, कौन कौन से डायग्राम है, स्पीड वर्सेस ट्रैफिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी वर्सेस ट्रैफिक वॉल्यूम, डेंसिटी वर्सेस ट्रैफिक, तो ट्रैफिक फ्लो को तो ट्रैफिक वॉल्यूम कहते हैं, ट्रैफिक फ्लो ही तो ट्रैफिक वॉल्यूम होता है आपके पास में। ऐसा वो लिखा भी था वहां पे स्लैश करके कि भाई ट्रैफिक फ्लो है फिर ट्रैफिक वॉल्यूम। ठीक, देखो जरा, तुम्हें ये ऑलरेडी पता है पहले से कि जब हमारे पास में स्पीड क्या रहती है vf/2 रहती है, एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट क्यू मैक्स हो जाएगा, क्यू मैक्स होगा ना, और वो वेरिएशन शो भी हो रखा है। देखो ट्रैफिक फ्लो बढ़ रहा है, पहले बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचा, मैक्सिमम तक पहुंचा, क्यू मैक्स तक। क्यू मैक्स के टाइम पे स्पीड कितनी है vf/2 एंड ट्रैफिक फ्लो फिर से क्या करेगा, कम होगा। ये वेरिएशन पूछा जाता है आपसे कि विद इंक्रीज इन द स्पीड कैसे वेरिएशन ऑब्जर्व किया जाता है, किसका, ट्रैफिक फ्लो का कैसे होगा वेरिएशन, पहले बढ़ेगी, बढ़ेगी कहां तक vf तक, vf/2 तक, और फिर से क्या करेगी वैल्यू डिक्रीज करेगी, फिर से वैल्यू डिक्रीज करेगी। सिमिलर वेरिएशन आया किसके लिए, डेंसिटी वर्सेस फ्लो का। पहले वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी, बढ़ के कहां तक पहुंचेगी, मैक्सिमम तक पहुंचेगी। मैक्सिमम कहां पर हो रही है, kj/2 पे मैक्सिमम हो रहा है, फिर से क्या कर रही है वैल्यू डिक्रीज हो रही है। देखो आ रहा है समझ में वेरिएशन, ये इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पास ना। और लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन हैं ये किसके हिसाब से हैं, ये सिर्फ ग्रीन शील्ड मॉडल के हिसाब से थी। आपने कौन सा मॉडल पढ़ा था, ग्रीन शील्ड मॉडल था ना। सब ऑब्जर्वेशन कौन से मॉडल की थी, ग्रीन शील्ड मॉडल की थी। अगर आप मॉडल चेंज कर दो, वेरिएशन चेंज कर दो स्पीड वर्सेस डेंसिटी का, तो ये ऑब्जर्वेशन भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो क्या मान के चलोगे, यही मान के चलोगे। आया समझ में पॉइंट। तीन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, पहला एट द टाइम ऑफ द v is equal to 0 डेंसिटी विल बी व्हाट kj, लीनियर वेरिएशन था, वो लीनियर रिलेशनशिप की तो थी वहां पे, जो हमने वो भी देखा था वहां पे फॉर्मूला जो था ग्रीन शील्ड वाला वो कौन सी रिलेशन थी, वो लीनियर ही तो थी। वो बताया भी था ये सारे रिलेशन किसके लिए निकल कर आ रहे हैं, लीनियर भी आया। तो डायग्राम भी कैसा बना, लीनियर ही तो है, देखो लीनियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में, अगर हमने देखेंगे किसके लिए, स्पीड वर्सेस वॉल्यूम, पहले क्या करेगा वैल्यू बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा vf/2 तक, फिर से क्या होगा डिक्रीज करता है। दीज आर एस्पेक्ट ऑब्जर्वेशंस। लास्ट क्या होगा आपके पास, डेंसिटी वर्सेस फ्लो वाला भी पहले बढ़ेगा कहां तक kj/2 तक, फिर से क्या होगा कम होगा। आया समझ में पॉइंट। ये सिंपल से पॉइंट्स आपके पास, बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो ये भी क्लियर हो गया। देखो कितने कितने टॉपिक हो चुके तुम्हारे इसमें, वॉल्यूम कंप्लीट है, स्पीड हो गई, ओरिजिनल डेस्टिनेशन हो गया, डिले स्टडी हो गई है ना, पार्किंग हो गया है, ये अभी डिस्कस करा, साइन हो गए आपके पास, साइन हो गए हैं। इंटरसेक्शन वाला डिस्कस कर रहे थे हम, वो टॉपिक इंटरसेक्शन वाला चल ही रहा था ना। कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बता दिया, एक्सीडेंट का डाटा कैसे स्टोर करना है, वो चीज भी आ गई है आपके पास में। अब नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे। अब देखो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है आपके पास में, हेडिंग लिखो इसमें, अब नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सीबीआर मेथड हो चुका है, रिजिडिटी फैक्टर भी हो चुका है ना, रिजिडिटी फैक्टर भी हो चुका है। इसमें लिखो जरा तुम, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, write down the next point, that is some important points, some important points, some important points, some important points related to
related to rigid pavement, related to rigid pavement. Some important point related to rigid pavement, related to rigid pavement. अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किससे रिलेटेड? रिजिड पेमेंट से रिलेटेड. क्या मतलब होता है पेमेंट का? मतलब कल समझाया था ना शायद. क्या मतलब होता था पेमेंट का? नंबर ऑफ लेयर्स होंगे. और रोड का मतलब कोई भी सरफेस किसी भी तरह का हो. तो यहाँ पे रिजिड पेमेंट की बात कर रहे हैं. क्या मतलब है इसका? इसके पास वो देखना है हमने नेक्स्ट पॉइंट ना. सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रिजिड पेमेंट्स. इसके बारे में पहले कुछ पॉइंट मेंशन करो, उसके बाद समझेंगे. ठीक है, लिखो जरा फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट लिखो, सिग्निफिकेंट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ. फर्स्ट पॉइंट क्या है? सिग्निफिकेंट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ. सिग्निफिकेंट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ. सिग्निफिकेंट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ. सेकंड पॉइंट लिखो, made up of cement concrete, made up of cement concrete, made up of cement concrete and therefore made up of cement concrete and therefore called as CC pavements, and therefore called as CC pavement, therefore called as CC pavements. ठीक है, आया समझ पॉइंट? अभी समझेंगे इनको एक साथ ना. थर्ड लिखो पॉइंट, the major contribution to the load carrying capacity, the major contribution to the load carrying capacity, the major contribution to the load carrying capacity is because of the major contribution to the load carrying capacity is because of flexural, is because of flexural या फिर स्लैश करके बेंडिंग स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ. नेक्स्ट पॉइंट, rigid pavements does not get deformed, rigid pavements does not get deformed, rigid pavements does not get deformed, does not get deformed to the shape of the supporting layer below, does not get deformed to the shape of the supporting layer below, does not get deformed to the shape of the supporting layer, does not get deformed to the shape of the supporting layer below, and if there is any failure at the bottom, and if there is any failure at the bottom, and if there is any failure at the bottom, and if there is any failure at the bottom, that will not be reflected, that will not be reflected, that will not be stress, that will not be reflected, that will not be reflected at the top, that will not be reflected at the, that will not be reflected at the top. ठीक, that will not be reflected at the top. Next point, stresses are developed due to, stresses are developed due to, next point is stresses are developed due to combined action of, due to combined action of wheel load. Stresses are developed due to combined action of wheel load and temperature change, and temperature change. Wheel load, wind load कहाँ से आ रहा है यहाँ पर? Wheel load and temperature change, and temperature change हो गया. Next point, joints are provided to balance the, next point है, joints are provided to balance the, joints are provided to
balance the effect of joints are provided to balance the effect of the temperature change, to balance the effect of the temperature change, to balance the effect of the temperature change. ठीक है, next point design life around 30 years, design life around 30 years, design life around 30 years, design life around 30 years. Next point, initial cost high, initial cost high. Next point है initial cost high and low maintenance cost, and low maintenance cost, and low maintenance and low maintenance cost. सो बताओ कितने पॉइंट हो गए हैं? 8 हो गए। चलो ठीक है, अब देखो इसको वन बाय वन क्या बता रहे हैं। तो पेमेंट की बात करनी है हमें। पेमेंट का मतलब क्या होता है वो कल देखा था हमने पॉइंट। दो तरह के पेमेंट होंगे आपके पास, एक क्या होगा फ्लेक्सिबल एंड दूसरा क्या होगा आपके पास है रिजिड पेमेंट होगा, दूसरा विल बी रिजिड पेमेंट। अब क्या मतलब है रिजिड पेमेंट का, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी आपके पास। देखना जरा, सबसे पहली बात रिजिड पेमेंट एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट है दोनों पेमेंट ही, लेकिन प्रॉपर्टीज में दोनों की जमीन आसमान का फर्क होगा, बहुत ज्यादा फर्क है दोनों में। पहला पॉइंट क्या है आपके पास में, रिजिड पेमेंट के पास जो मेनली स्ट्रेंथ आती है, इनकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, अब एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे फ्लेक्सुरल। फ्लेक्सुरल का मतलब क्या है? फ्लेक्सर, हाँ स्पेलिंग फ्लेक्सर की अभी तुमने सोम नहीं पढ़ी क्या? ठीक है, FLEXURE फ्लेक्सर, FLEXURE फ्लेक्सर। फ्लेक्सर, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ सफिशिएंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है फ्लेक्सर। फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है? बेंडिंग होता है। फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है? बेंडिंग होता है कि अगर इनको बेंड करने की कोशिश करी जाए तो ये नहीं टूटेंगे, ये नहीं टूटेंगे। देखो लोडिंग अलग अलग तरह से अप्लाई करवा सकते हो आप किसी स्ट्रक्चर के ऊपर। एक तरीका क्या है, सपोज करो मुझे इसके ऊपर लोडिंग अप्लाई करवानी है, इसके ऊपर मेरे पास एक तरीका क्या है इसके ऊपर लोड अप्लाई करने का, मैं इसको डायरेक्टली ऐसे कंप्रेस कर दूं। आया समझ में? मैंने क्या करा, इसको जस्ट कंप्रेस कर दिया, ये कंप्रेसिव लोड हो गया, कंप्रेसिव लोडिंग दे रहा हूं मैं। आया समझ में? जब मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं तो कंप्रेस करते समय ये मटेरियल इतना इजीली कंप्रेस नहीं होगा, ये क्या करेगा उसको रोकने की कोशिश करेगा। मतलब मैं तो कंप्रेस करना चाह रहा हूं लेकिन ये कंप्रेस नहीं होगा इतनी इजीली, ये मेरे इफेक्ट को क्या करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। आया समझ में पॉइंट या नहीं आया बताओ? क्लियर है चीज? नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे मैंने इसको खींच लिया ऐसे पकड़ के, ये कौन सी लोडिंग हो गई? ये टेंसाइल लोडिंग हो गई। ये टेंसाइल लोडिंग होगी, जब मैं इसको टेंशन में लाना चाह रहा हूं तब भी ये क्या है टेंशन में नहीं आ रहा है इतनी इजीली, ये क्या करेगा उस टेंशन लोड को रोकने की कोशिश करेगा। आया समझ में पॉइंट? अब जितनी ताकत के साथ वो कंप्रेशन रोक रहा था, कंप्रेशन रोक रहा था ना, जब मैं उस पर कंप्रेशन अप्लाई कर रहा था, जितनी ताकत के साथ वो कंप्रेशन रोक रहा था, जरूरी नहीं कि वो टेंशन भी इतनी ताकत के साथ रोक पाए। टेंशन में उसकी ताकत अलग है, कंप्रेशन में उसकी ताकत अलग है। आया समझ में पॉइंट? कंप्रेशन में वो मैक्सिमम कितनी ताकत दे सकता है, कितनी ताकत है उसके पास, उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। स्ट्रेंथ का क्या मतलब भाई, तुम्हारी कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब कितनी तुम्हारी ताकत है। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। जब मैंने कंप्रेसिव लोडिंग अप्लाई करी तो कंप्रेशन में मुझे कितनी ताकत मिली, अंदर से स्ट्रक्चर के जो भी कंपोनेंट था उसको क्या बोलेंगे, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, जब मैंने इस पे टेंसाइल लोडिंग अप्लाई करी तो इसने टेंशन को भी रोकने की कोशिश करी, तो टेंशन में इसने कितनी ताकत दी, जरूरी नहीं कि वो कंप्रेसिव वाली ताकत के बराबर हो, इसको क्या बोलोगे टेंसाइल स्ट्रेंथ कह दोगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ पॉइंट बताओ? आया समझ में पॉइंट? आया नहीं आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, अब तुम लोडिंग का नेचर चेंज कर दो, तुम इसको बेंड करा दो, ऐसे इसको बेंड करने की कोशिश करो, ये बेंड करना चाह रहे हैं लेकिन बेंड नहीं हो रही है यहाँ पर कुछ ऐसा जो कि बेंड हो सके। इसको देख लो, इससे बेटर तो इसको देख लो ना, ये पड़ा हुआ है देखो, है ना? हाँ ये तो ऑलरेडी बेंड है, चलो कोई बात नहीं। देखो ये क्या था, ये टेंशन था, अब इसको ऐसे कंप्रेस कर दो, कंप्रेस हो गया आराम से, ये कंप्रेसिव, और ये क्या हो गया टेंशन हो गया। अब इसको बेंड करना है, देखो ये ऐसे था, इसको ऐसे बेंड कर दिया, बेंड हो रहा है, समझ रहे बेंड का मतलब क्या है, ये बेंड हो गया। एक और हो सकता है, इसको ऐसे इधर से फिक्स कर दिया और इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करो, ये टोर्शन हो गया,
ट्विस्टिंग हो गई है ना आपके पास में, आया समझ में? ट्विस्टिंग में ताकत अलग मिलेगी इसके अंदर से, बेंडिंग में ताकत अलग मिलेगी, कॉम्प्रेशन में ताकत अलग मिलेगी, टेंशन में ताकत अलग मिलेगी। सो द पॉइंट वाज दैट कि इसकी फ्लेक्सर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। फ्लेक्सर स्ट्रेंथ अच्छी होने का मतलब जब इस पे बेंडिंग करी जाएगी तो ये इतना इजीली टूटेगा नहीं बेंडिंग की वजह से। बेंडिंग में क्या देगा आपको? सफिशिएंट स्ट्रेंथ देगा। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, ताकत स्ट्रेंथ मतलब ताकत। तुम बताओ जरा लास्ट में स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? सबसे उधर हाँ कॉर्नर में, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत नहीं बताना है, इससे अलावा कुछ बताओ। हाँ ठीक है, स्ट्रेंथ कहीं पर भी आए जिंदगी में, इसका सिंपल सा एक मीनिंग है, स्ट्रेस एट फेलियर, बस स्ट्रेस एट फेलियर। इससे अलावा कोई चौथा वर्ड बोलना ही नहीं है। कोई पूछे कि चौथा वर्ड आप बोलो कि नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी, और अगर आपको कोई बोल के दिखाए फोर्थ वर्ड तो बोल देना वो स्ट्रेस नहीं है, तो आप गलत डिफाइन कर रहे हो। सिंपल क्या बोलोगे? बस 3 वर्ड आने चाहिए सामने से, क्या? स्ट्रेस एट फेलियर, बस। अब उसको कितना भी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट बोल दो, इट इज द वैल्यू एट विच, इट इज द वैल्यू विच इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द मेडिकल, कुछ भी बोल दो इसको लंबे चौड़े डेफिनेशन बनाकर, बस क्या बोलना है सिंपल सा, स्ट्रेस एट फेलियर। ये होती है स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ अलग अलग चीज में मिलेगी आपको। बेंडिंग में देखोगे तो बेंडिंग में स्ट्रेंथ हो गई, कंप्रेशन में देखोगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गई, टेंशन में देखोगे तो टेंशन स्ट्रेंथ होगी। बट होता क्या है, किस स्ट्रेस वैल्यू पर मटेरियल क्या कर गया? फेल कर गया, उसको क्या बोल देते हो? उसकी स्ट्रेंथ बोल देते हो। आया समझ में? आया समझ में? भाई मैंने तुम्हारे एक थप्पड़ मार दिया सपोज, तो तुम्हें कुछ नहीं फर्क पड़ा। इस बार 2 मार दिए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, फिर भी इस बार 3 मार दिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने चौथा मारने की कोशिश करी, तुमने अपना पुराना पूरा बदला ले लिया। आया समझ में? तो तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है? 3 थप्पड़ तुम्हारी ताकत थी, 3 थप्पड़ तक तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, बट जैसे ही 3 थप्पड़ लगे तुम्हारा फेलियर हुआ एकदम अंदर से। और वो कैसे दिखाई दिया? आया समझ में पॉइंट? सो इनकी बेंडिंग स्ट्रेंथ क्या होती है? बेंडिंग स्ट्रेंथ अच्छी होती है, हाई होती है बेंडिंग स्ट्रेंथ। ये पॉइंट है, ये लिखा ना पहला पॉइंट, सिग्निफिकेंट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सर मतलब बेंडिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेड अप ऑफ द सीमेंट कंक्रीट एंड देयरफॉर कॉल्ड एज द सीसी पेमेंट्स। ये पॉइंट भी बताया तुम्हें, देखा होगा ना तुमने रिजिड पेमेंट कहीं पर भी क्या होता है, वो सीमेंट कंक्रीट की तो स्लैब होती है एक, इसीलिए क्या बोलते हैं इनको? सीसी पेमेंट्स भी कहते हैं, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स करने के। नेक्स्ट पॉइंट, द मेजर कंट्रीब्यूशन टू द लोड कैरिंग कैपेसिटी इज बिकॉज़ ऑफ द फ्लेक्सर या फिर बेंडिंग स्ट्रेंथ। ये पॉइंट आया समझ में? इनके पास जो मेनली ताकत आती है लोड को कैरी करने की, वो किसकी वजह से आती है? इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से आती है। और कौन सी प्रॉपर्टी? इनके पास ये जो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ है, इनके पास जो बेंडिंग को रेजिस्ट करने की ताकत है ना, यही इनको मेनली लोड कैरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करवाती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ पॉइंट? बताओ आगे समझ में पॉइंट भी क्लियर है चीज? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? रीड पेमेंट डज नॉट, देखो इसका क्या मतलब है, देखो कहा गया मार्कर। देखो जैसे सपोज करो आपके पास में ये लेयर्स होती हैं अलग अलग ना, लेयर होती है ना आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट। जो बॉटम लेयर होगी वो होगी सॉइल की, सबसे बॉटम पे क्या होगा? सॉइल होगी, मिट्टी। तो पहले से चलती आ रही है आपकी कहानी ना, पहले भी कई बार बताया गया होगा कि सबसे बॉटम लेयर कौन सी होती है? सॉइल की ही बॉटम लेयर होती है। सो सपोज करो हमने सॉइल को प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट नहीं कर रखा। सॉइल को प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट ना करने का मतलब कल बताया था, कॉम्पैक्ट मतलब डेंस, डेंस नहीं बना रखा है, वो डेंस नहीं है सॉइल। अगर सॉइल डेंस नहीं है इसका क्या मतलब है? सॉइल लूज है। सॉइल डेंस नहीं है दैट मींस सॉइल लूज है। अगर अब इसको इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, लूज का मतलब क्या है, डेंस का मतलब क्या है? लूज का क्या मतलब है? नंबर ऑफ वॉइड ज्यादा है। वॉइड का तो मतलब पता ही नहीं वॉइड क्या होता है, हमें पता ही नहीं वॉइड क्या होता है। जगह बोलो ना, जगह ज्यादा है, खाली जगह ज्यादा है। भाई वॉइड क्या मतलब है? खाली जगह। तो खाली जगह ही बोलना है, वॉइड नहीं बोलना कभी जिंदगी में। आया समझ में? तो खाली जगह क्या है? ज्यादा है। अब तुम किसी साइट पे गए लेबर के पास में कि भाई ये देखो इसको वॉइड को कम कराने की कोशिश करो। वो समझेंगे नहीं बात को, क्या बताना पड़ेगा? ये जो कितनी खाली जगह बच रखी है इसको कम करवाओ ना। आया समझ में? अब वो बात ठीक है, तुम किसी पढ़े लिखे इंसान के सामने सही से बोल रहे हो जो जानता है, उसके सामने तो वॉइड बोल सकते हो, बट सामने वाले को ऐसे बताओ ना जो वो समझ पाए। अब मैं तुम्हें यहाँ पे आके कोई कॉन्सेप्ट ऐसे बता दूं तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है।
तो आया समझ में? लूज का मतलब क्या होता है? लूज का मतलब होता है जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल, वो दूर दूर बैठे हुए हैं, वो दूर दूर है, उनके बीच में जगह क्या है? खाली जगह ज्यादा है, तो मतलब वॉइड्स ज्यादा है, खाली जगह मतलब वॉइड्स। आया समझ में? इसको बोलते हैं लूज कंडीशन। जैसे सब ये पार्टिकल ही तो है यहाँ पे सब, इन पार्टिकल को तुम बहुत दूर दूर बिठा दो, मान लो कि इस पूरे रूम में एक ही अकेला बच्चा बिठाओ, तो चारों तरफ खाली जगह है उसके, तो वो कैसी कंडीशन? लूज कंडीशन। आया समझ में? नहीं आया? पॉइंट बताओ। अब एक बात बताना, जब लूज कंडीशन है तो जैसे ही मैं यहाँ पे पार्टिकल पे लोड अप्लाई करूंगा, क्या वो पार्टिकल आराम से मूव कर सकता है क्या? किधर भी धक्का दे सकते हो आप उसको, हो सकता है आराम से, क्योंकि स्पेस ही है उसके चारों तरफ अवेलेबल। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, इसी को तो सेटलमेंट होना बोलते हैं हम, मतलब सेटल हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आया समझ में पॉइंट या नहीं आया बताओ? ये क्लियर हुआ यहाँ तक पॉइंट? अब नेक्स्ट पॉइंट आया, दूसरा केस उठाओ। ये एक अकेला रूम है, इसी रूम में इस बार उठाकर 100 बच्चे बिठा दो, इसी रूम में। जब इसमें 100 बच्चे बैठेंगे, उनके बीच में जगह कहाँ बचेगी? खाली, पैक हो जाएंगे पूरी तरह से, खाली जगह बचेगी नहीं। ये कौन सी कंडीशन हो गई? ये हो गई डेंस, ये डेंस कंडीशन है। आया समझ में क्या मतलब है इसका? अब डेंस कंडीशन है, बीच में जगह है ही नहीं, खाली वॉइड ही नहीं है तो, लेकिन बहुत छोटे छोटे से वॉइड्स हैं। अब तुम उनमें से किसी को धक्का देने की कोशिश करो, वो मूव करेगा क्या इधर उधर? कहीं नहीं मूव करेगा। क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि जगह ही अवेलेबल नहीं है ना, जगह ही अवेलेबल नहीं, इसलिए मूव नहीं करेगा। आया समझ में पॉइंट? अब यही कॉन्सेप्ट अप्लाई यहाँ पर करो। अभी तुम्हें बताया सॉइल को प्रॉपर्टी कॉम्पैक्ट नहीं कर रखा तुमने, कॉम्पैक्शन करना पड़ता है सॉइल का, मतलब उसको डेंस बनाना पड़ता है। सॉइल डेंस नहीं है, सॉइल है कैसी? सॉइल लूज है। अगर सॉइल लूज है तो चांसेस हैं कि ये सॉइल में सेटलमेंट होगा। सॉइल में क्या होगा? सेटलमेंट होगा। सॉइल क्या करेगी? सेटल डाउन करेगी। और सॉइल अगर सेटल डाउन कर गई तो सॉइल के सेटल डाउन होने का मतलब क्या है? कि ये मतलब है ना, यहाँ से ये सॉइल यहाँ पर थी, पहले भी नीचे पहुंच गई। आया समझ में पॉइंट? अब ये क्या बोल रहा है कि जो फ्लेक्सिबल रिजिड पेमेंट में क्या होता है, अगर मान लीजिए ये जो आपको डिफॉर्मेशन सा दिखाई दिया ना, ये हुआ बॉटम लेयर पे, ये बॉटम लेयर पर ही तो हो रखा है, या ऊपर हो रखा है? ये तो बॉटम लेयर पर है। ये डिफॉर्मेशन तुम्हें टॉप पे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि टॉप पे से तो इस स्लैब ने क्या कर रखा है? इसको ढक रखा है। आया समझ में पॉइंट? सो डिफॉर्मेशन हुआ बॉटम पे, वो डिफॉर्मेशन नहीं दिखेगा तुम्हें कहाँ पे? टॉप पर नहीं दिखाई देगा। वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि स्लैब ने क्या कर रखा है? उसको ऊपर से तो ढक रखा है। आया नहीं आया पॉइंट समझ में? भाई मैं नीचे कोई जमीन में गड्ढा कर दूं और उसके ऊपर कोई लकड़ी का प्लैंक डाल दीजिए, तख्ता डाल दीजिए, नीचे का गड्ढा दिखाई देगा क्या तुम्हें? नहीं दिखेगा ना। सो सेम वहीं पर, यहाँ पर भी तो यही काम हो रहा है। नीचे गड्ढा हुआ, ऊपर से स्लैब ने इसको क्या कर रखा है? ढका हुआ है, तुम्हें दिखेगा ही नहीं। आया समझ में पॉइंट? सो द टॉप लेयर विल नॉट गेट डिफॉर्म्ड टू द शेप ऑफ द बॉटम लेयर। जैसे पैटर्न में बॉटम लेयर डिफॉर्म हुई है ना, ऐसे पैटर्न में बॉटम लेयर डिफॉर्म हो रखी है, ऐसे ही सेम पैटर्न में टॉप लेयर डिफॉर्म नहीं होगी। क्यों नहीं डिफॉर्म होगी? बेंडिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है उसके पास में। आया नहीं आया समझ में पॉइंट? अगर बॉटम लेयर के पैटर्न में टॉप लेयर नहीं डिफॉर्म हो रही है, इसका क्या मतलब है? कि आपको वो सेम पैटर्न जो बॉटम पर हुआ ना फेलियर का, वो टॉप पे दिखाई नहीं देगा। ये मतलब है समझ का। आया नहीं आया समझ में? बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो 2 पॉइंट थे ना, लूज वाला एंड डेंस वाला, पूरी की पूरी सॉइल मैकेनिक्स तुम्हारे इन 2 पॉइंट पे खत्म हो जाएगी। आया समझ में पॉइंट? पूरी सॉइल इसी पे खत्म होगी बस। हाँ, तो सॉइल खत्म हो गई तुम्हारी। सर्वे तो अभी खत्म किया था 2 दिन पहले। तो सॉइल भी खत्म हो गया। अब मैं बाहर बोलने वाला हूँ कि भाई 3 सब्जेक्ट हो चुके तुम्हारे, सॉइल भी हो गया, हाईवे भी हो गया एंड सर्वे भी हो चुका। ओपन चैनल फ्लो भी तो हुआ था, वो बताया तो था आपको कि अगर यहाँ पर पानी डाल दो आप फ्लोर पे तो वो फ्लो नहीं करेगा। अब इसको थोड़ा सा स्लोप दे दो आप, वो क्या करेगा? यही तो होता है ओपन चैनल फ्लो। ऐसा मिलेगा तुम्हें और कहीं पे इंजीनियर सक्सेस को छोड़ के? चलो ठीक है। आया समझ में क्या मतलब इस पॉइंट का? क्लियर हो गया ना वाला पॉइंट भी? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड ड्यू टू द कंबाइंड एक्शन ऑफ द व्हील लोड एंड टेंपरेचर चेंज एंड टेंपरेचर चेंज। अब इस पॉइंट का मतलब समझो। अभी तो मैंने जो पूछ रहा था ना थर्मल स्ट्रेस में, वो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आने वाला था ये टॉपिक। स्ट्रेस डेवलप होंगे लोड की वजह से भी एंड किसकी वजह से? टेम्परेचर की चेंज की वजह से भी। पहला एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें पकड़ के चलना है वो कॉन्सेप्ट क्या है कि स्ट्रेस अगर डेवलप करवाना है, अगर तुम्हारे अंदर तनाव आ रहा है, इसके लिए जरूरत क्या है? इसके लिए जरूरत है कोई रोकने वाला होना चाहिए वहां पर। तुम कुछ करना चाह रहे हो और तुम्हें कोई रोक ही नहीं रहा करने से, तो किस बात का स्ट्रेस आएगा तुम्हारे अंदर? किसी बात का स्ट्रेस आएगा? जो मन कर रहा है वो कर लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम कहीं जाना चाह रहे थे, तुम्हारे घर वालों ने रोक दिया तुम्हें, तो क्या डेवलप होगा? स्ट्रेस डेवलप होगा, तनाव डेवलप होगा तुम्हारे अंदर। आया समझ में पॉइंट? स्ट्रेस डेवलप होगा तुम्हारे अंदर। क्लियर हुआ ही नहीं वो पॉइंट?
अब तुम स्ट्रेस को ओवरकम करने की कोशिश करोगे कैसे? उनको कन्विंस करने की कोशिश करोगे, मनाने की कोशिश करोगे ना कि जाने दो, आया समझ में? हाँ, तो आया समझ में? स्ट्रेस के लिए जरूरी क्या है? कोई रोकने वाला होना चाहिए वहां पर। अगर कोई रोक ही नहीं रहा, इन दैट केस कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। ये तो खुद पे रिलेट करके देखो ना, तुम्हारा जहां मन कर रहा है जिंदगी में, जो करने का मन कर रहा है वो करो, कोई रोकने वाला नहीं है तुम्हें कहीं भी। तो तुम्हारे अंदर कोई रेजिस्टेंस आएगा क्या? कोई बुरा लगेगा क्या तुम्हें? दूर दूर तक भी नहीं लग रहा ना। कोई स्ट्रेस ही नहीं आ रहा तुम्हारे अंदर। तुम्हारा मन कर रहा है घूमने का, घूम कर आ गए तुम। तुम्हारा खेलने का मन कर रहा है, खेल कर आ गए तुम। लेकिन अगर तुम्हारा मन कर रहा था खेलने का, तुम्हारे घर वालों ने रोक दिया तुम्हें, इन दैट केस क्या आएगा अंदर? स्ट्रेस आएगा तुम्हें, गुस्सा सा आएगा, बट उस गुस्से को दिखा नहीं पाओगे तुम। आया समझ में पॉइंट? क्या मतलब इसका बताओ? क्लियर होगा या नहीं हुआ? हो गया क्लियर ये कहानी? तो ये पॉइंट पकड़ के चलना बस लास्ट तक। अब स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप होंगे किसकी वजह से? एक्शन ऑफ लोडिंग की वजह से भी एंड टेम्परेचर की वजह से। मतलब समझो, जैसे जब तुमने लोडिंग अप्लाई करवाई, लोडिंग अप्लाई करने पे स्लैब में होंगे मूवमेंट्स। स्लैब मूव करने की कोशिश करेगी। तुम लोडिंग अप्लाई कर रहे हो, स्लैब क्या कोशिश करेगी? मूव करने की कोशिश करेगी। कहीं पे कंप्रेशन दिखाई देगा एंड कहीं पे टेंशन दिखाई देगा, कहीं पे कंप्रेशन दिखाई देगा, कहीं पे टेंशन दिखाई देगा। सो जब कंप्रेशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है, कंप्रेस होने का मतलब ऐसे दब जाने की कोशिश करेगी स्लैब कहीं से, एंड कहीं से क्या होने की कोशिश करेगी? टेंशन में एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी। तो स्लैब में मूवमेंट होने लगा ना, स्लैब में क्या होने लगा? मूवमेंट होने लगा। जब स्लैब में मूवमेंट हो रहा है तो कोई रोकेगा भी तो उसको? रोकेगा नहीं रोकेगा? कोई रोकेगा उसको। जो रोक रहा है दैट विल बी व्हाट? स्ट्रेस। तो अगर उस मूवमेंट को रोकने की कोशिश करी किसी ने, तो मतलब वहां पे क्या डेवलप होगा? अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा। आया पॉइंट? नहीं आया समझ में? ये क्लियर हुआ पॉइंट? तुम बताओ लास्ट में। हाँ, आया समझ पॉइंट? अब इसको पूछो ना, खुद से नहीं आ रहा तो बताओ। कहाँ से नहीं आया समझ में? बताओ। चलो ठीक है, तो आएगा स्ट्रेस ही नहीं आएगा उसमें? आएगा ना स्ट्रेस। ये क्लियर है चीज? चलिए ठीक है, स्ट्रेस आएगा उसके अंदर। इसको ऐसे समझने की कोशिश करो ना। जैसे ये दिया आपके पास स्लैब, इसको बीम उठा दो ना, बीम है, एक बीम है, ठीक है, बीम है। इसके ऊपर लगाई तुमने लोडिंग, ये लोडिंग अप्लाई करवा दी। जब इसके ऊपर तुम लोड अप्लाई करोगे, ये किस तरह से बेंट होगी? ये बेंट होगी, देखो किस तरह से। एक सेकंड, ये कुछ बेंट होगी। ऐसे बेंट होगी, ऐसे तो बेंट होगी ना। स्केल उठाकर ऐसे मोड़ने की कोशिश करो ना। ये देखो ना, इसको उठा के देखो ऐसे, जैसे ये है ना, इसको ऐसे बेंड कराने की कोशिश करो। इसके ऊपर से आप, जैसे ये ऐसे है, ऐसे इसको ऐसे बेंड करो, इसको बेंड कराओ ऐसे, देखो दिख रहा है ऐसे? अब दिखाई दे रहा है ना? देखो ये चीज देखो ना, आया समझ में पॉइंट? ऐसे ही तो हो रहा है सेम कंडीशन यहाँ पर। ऊपर से देखो क्या हो गया, कॉम्प्रेस, एंड बॉटम से क्या हो गया? टेंशन हो गया। आया समझ में पॉइंट? ये सिस्टम है आपके पास। सो ये ऐसे ही तो सेम सिचुएशन दिखा यहाँ पर भी तुम्हें। तो टॉप फाइबर, अब ऐसे समझो ना, जस्ट आप पहले ये पॉइंट देखो, इसको और ज्यादा क्लियरली देखते हैं। ये वाला पॉइंट अभी भी यहीं पे है, सेम पोजीशन पे। ये वाला जो पॉइंट है अभी भी कहां पर है? सेम पोजीशन पर है। ये वाला पॉइंट जो है अभी भी सेम पोजीशन पर है। लेकिन ये जो टॉप पॉइंट पहले यहाँ पे था, ये अब कहां पहुंच चुका? यहाँ आ चुका क्या? यानी कि हुआ क्या यहाँ पे? अब देखो ना, ये देखो कहां पहुंच गया? अंदर, अंदर पहुंच गया ना। और ये कहां आ चुका है? यही तो सेम हो रहा है यहाँ पर भी काम। तो टॉप पे क्या डेवलप हो रखा है? कंप्रेस, मतलब दब जाना। दब गई है टॉप पे से, अंदर पहुंच गए पॉइंट्स, एंड बॉटम पे से क्या होगा? टेंशन, टेंशन डेवलप हो गया। आया नहीं आया समझ में? तो ये सोम का कॉन्सेप्ट है। सोम खत्म हो गई तुम्हारी। तो 5 सब्जेक्ट खत्म हो गए तुम्हारे, कंप्रेशन एंड टेंशन। आया समझ में? अब टॉप पे हुआ कंप्रेशन, बॉटम पे क्या हुआ? टेंशन हुआ। तो यानी कि स्लैब में स्लैब में मूवमेंट हो रहा है। अगर स्लैब में मूवमेंट हो रहा है, दैट मींस उस मूवमेंट को कोई रोकेगा भी तो? रोकेगा नहीं रोकेगा? अगर उसको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है तो क्या डेवलप होंगे इसमें? स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। आगे समझ में पॉइंट?
क्लियर होगी ये चीज? तो आया समझ में ये केस? ऐसे करना था। तो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द व्हील लोड। ये व्हील लोड ही तो था जो व्हीकल का लोड है, इसकी वजह से भी स्ट्रेस डेवलप होंगे। दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर की वजह से भी स्ट्रेसेस डेवलप होंगे आपके पास में। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्लैब क्या कोशिश करेगी? एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी। स्लैब कोशिश करेगी एक्सपेंड होने की, लेकिन अगर उस एक्सपेंशन को रोक दिया किसी ने तो उसमें क्या डेवलप हो जाएगा? स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। कौन रोकेगा वो तो बाद में आएगा ना, पॉइंट रोकने वाला भी है वहां पर एक। आया समझ में? स्लैब जब टेम्परेचर कम होगा तो स्लैब में क्या होगा? कॉन्ट्रेक्शन होगा, और जब उस कॉन्ट्रेक्शन को कोई रोकने की कोशिश करेगा तो उसके अंदर क्या डेवलप होगा? स्ट्रेस डेवलप होगा। कौन रोकेगा वो तो बाद में आएगा ना पॉइंट आपके पास में। अगर कोई रोकने वाला ना होता तो, अगर कोई रोकने वाला ना होता तो स्ट्रेस डेवलप ना होता स्ट्रेस डेवलप। आया समझ में पॉइंट या नहीं आया बताओ? क्लियर हो गया पॉइंट? अब तुम उसको मूव करवा दो फ्रीली, तुम उसको फ्रीली मूव करने दो, कोई ना रोके उसको। अगर कोई रोक नहीं रहा तो स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है। ये पॉइंट आया समझ में? अब तुम उसको फ्रीली मूव करने दो। अगर वो फ्रीली मूव कर रहा है दैट मींस उसमें स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है। अगर स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है तो ये तो तुम्हारे लिए सही चीज है। आया समझ में? स्ट्रेस डेवलप ना नहीं हो रहा है स्ट्रक्चर में, तुम्हें स्ट्रेसेस की वजह से तो डिजाइनिंग करनी पड़ती है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हुए, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुए, उस टेंसाइल स्ट्रेस को कौन लेगा? रिइंफोर्समेंट लेगा। रिइंफोर्समेंट लेगा, इन्हीं के लिए तो क्या डेवलप करना, क्या डिजाइनिंग, इन्हीं के लिए तो डिजाइनिंग करनी पड़ती है तुम्हें। अगर स्ट्रेस ही डेवलप ना होता अंदर स्लैब के तो तुम्हें डिजाइनिंग क्यों करनी पड़ती? ये पॉइंट आया नहीं आया समझ में? अब एक बार बताओ जरा, आ रहा है नहीं आ रहा समझ? इधर आया समझ में सबको? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। आया समझ में पॉइंट? तो तुम उसको फ्रीली मूव करने दो। अगर वो फ्रीली मूव कर गई तो उसमें कोई किस तरह का स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। अगर रोक दिया किसी ने तो स्ट्रेस डेवलप होगा। इसीलिए सपोर्ट्स ब्रिजेस में सिंपली सपोर्टेड बनाए जाते हैं। एक साइड होता है रोलर और दूसरी साइड क्या होता है? हिंज होता है। अब ये रोलर और हिंज क्या है तो तुमने पढ़ लिए होंगे सोम में, आज ही पढ़े। रोलर का मतलब क्या है? आपने उसको ऐसे मूव करना अलाउ कर दिया, यही तो मतलब है ना। वो मूव कर जाएगा ऐसे टेम्परेचर के कम होने से, टेम्परेचर के बढ़ने से। जब वो मूव ही कर रहा है तो तुम्हें वहां पे क्यों टेम्परेचर स्ट्रेस कंसीडर करना पड़ेगा? समझो ना बात। जब वो मूव कर रहा है ऐसे तो तुमने उसको मूव करा दिया आराम से। अब जब वो मूव कर रहा है आराम से तो टेम्परेचर स्ट्रेस उसमें डेवलप ही नहीं हो रहे भाई। टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो एक्सपेंड होना चाह रहा है ब्रिज। तुमने रोलर सपोर्ट दे रखी है। रोलर सपोर्ट का मतलब है कि ऐसे मूव कर सकते हैं। रोलर जानते हैं ना, रोलर जिसके ऊपर वो स्केटिंग करते हैं, इस मूव कर सकता है वो ऐसे। अगर वो आराम से मूव कर जा रहा है तो मूव करने पर ही तो हमने मूव करा दिया उसको आराम से, रोकने की कोशिश ही नहीं कर रहा उसको कि क्या डेवलप नहीं होगा उसके अंदर, टेम्परेचर इससे डेवलप नहीं हो रहा। लेकिन अगर तुम दोनों साइड पे हिंज दे देते तो तुमने ये वाला मूवमेंट क्या कर दिया? रोक दिया। ये वाला मूवमेंट रोक दिया तुमने। अगर तुमने ये वाला मूवमेंट रोक दिया तो टेम्परेचर स्ट्रेस वहां पे क्या करेगा? डेवलप करेगा। तुम्हें टेम्परेचर स्ट्रेस के लिए भी डिजाइनिंग करनी पड़ जाएगी। आया समझ में? हाँ हाँ, किसका स्ट्रेंथ पे मूव? तो हम स्ट्रेंथ बियर करने के लिए थोड़ी करवा रहे हैं उसको। वर्टिकली तो वो सपोर्टेड है ही नहीं। इतना मूव थोड़ी होता है। कितना होता है एलोंगेशन? तुम्हें दिखेगा भी नहीं। 2 mm 3 mm इतना एलोंगेशन होता है बस। हाँ एग्जैक्टली हाँ, देखो वर्टिकली तो उसको सपोर्ट करके रखते ही है, तो थोड़ा बहुत हॉरिजॉन्टली मूव कर भी रहा है 1 2 mm 4 mm कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे सच ना। नहीं तो फिर तो वो तो आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस में कोई एक छोटी मोटी चीज थोड़ी होती है। जब एनालिसिस किया जाता है तो उसमें बहुत सारे और भी तो फैक्टर रखे जाते हैं सेव करने के लिए। कोई जिस लोड जो लोड एग्जैक्टली आने वाला है उसी को दिमाग में रखते हुए डिजाइनिंग थोड़ी करोगे। ये जो छोटे छोटे फैक्टर होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हम, इन्हीं के लिए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करते हैं वहां पे, कि भाई जो जो डिजाइनिंग के समय पे हमने लूजनेस रखी है वो क्या हो सके, सब बैलेंस हो सके। किसके फॉर्म में? फैक्टर ऑफ सेफ्टी के फॉर्म में। ये कॉन्सेप्ट आया नहीं आया समझ में पूरा का पूरा? तो इसीलिए क्या बनाते हैं, सिंपली सपोर्टेड रखे जाते हैं। रीजन क्या है? जिससे कि फ्रीली मूव कर जाए, टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप ना हो। अगर तुम मूव ना करने देते उसको तो क्या डेवलप होता वहां पे? टेम्परेचर स्ट्रेस भी डेवलप होता और तुम्हें क्या करना पड़ता? टेम्परेचर स्ट्रेस के लिए भी डिजाइनिंग करनी पड़ती, और अगर उसके लिए भी डिजाइनिंग करनी पड़ती तो क्या होता? कॉस्ट ज्यादा बढ़ती। देखो कितना स्मार्ट वर्क करा। आया समझ में पॉइंट? यही तो सारे के सारे काम है जिंदगी में। क्लियर हुआ? ठीक, ये पॉइंट था आपके पास। अब देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है। तो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर जब एक्सपेंड करे, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम हो रहा है तभी तो वो मूव करने की कोशिश करेगी ना।
तो उसको रोकेगा कोई। अब कौन रोकेगा वो आगे देखेंगे। तो वहां पर क्या डेवलप होंगे, स्ट्रेस डेवलप होंगे। सो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द लोड एज वेल एज टेम्परेचर की वजह से। आया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड टू बैलेंस द। अब देखो ये पॉइंट भी क्या है, ये पॉइंट आ गया होगा समझ में ठीक से ना। जॉइंट का मतलब क्या होता है, गैप। गैप दे दिया आपने। आप जॉइंट का मतलब क्या है, गैप दे दिया। मतलब एक स्लैब तो ये है और दूसरी स्लैब क्या है, ये है। इन दोनों स्लैब के बीच में आपने गैप दे रखा है, जिससे कि जब ये टेम्परेचर बढ़े तो ये आराम से एक्सपेंड हो जाए इधर। आया समझ में। गैप अभी कैंटिलीवर का एग्जांपल उठाया था ना 2 मिनट पहले, वो उधर फिक्स सपोर्ट थी, इधर फ्री एंड था कैंटिलीवर का, उनके बीच में गैप था। तो आपने देखा था जब गैप एक्सपेंशन से कम था, सॉरी ज्यादा था, तो कोई स्ट्रेस आया नहीं था ना उसके अंदर। ये देखा था भी 2 मिनट पहले वो वाला पॉइंट। अरे नहीं आ रहा समझ में तुम्हें, अरे समझ में। तो यहाँ पर भी आपने क्या करा, गैप दे दिया ना इनके बीच में। जब गैप दिया टेम्परेचर बढ़ेगा, ये एक्सपेंड करेगी, करने की कोशिश करेगी, तो आपने इसको फ्री एक्सपेंशन होने दिया इसका। इसी को तो फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं ना। अभी केसेस पढ़े होंगे आपने, फ्री एक्सपेंशन एंड फ्री कॉन्ट्रैक्शन वाले केस। तो यही क्या था, फ्री एक्सपेंशन का केस करा दिया ना आपने। अगर ये फ्रीली एक्सपेंड कर रही है, फ्रीली एक्सपेंड करने का मतलब क्या है कि उसको मूव करने दे रहे हो आप आराम से, और मूव करने दे रहे हो मतलब आप मूवमेंट के लिए उसको स्पेस दे रहे हो। तो वो फ्रीली एक्सपेंड कर गई, कोई रोक नहीं रहा उसको, क्या डेवलप नहीं होगा, स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। जॉइंट्स का पर्पस आया समझ में, क्या पर्पस है, इन्हीं टेम्परेचर स्ट्रेसेस को रिमूव कराने, कम कराने की कोशिश कर रहे हैं हम। किसके फॉर्म में, जॉइंट दे दिया आपने वहां पे, गैप दे दिया, मूव कर जाए अगर करना चाहती है तो। आया नहीं आया समझ में, पॉइंट क्लियर होगी कहानी। अगर ना मूव करने देते तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस डेवलप करते, और तुम्हें क्या करना पड़ता, उसके लिए भी डिजाइनिंग करनी पड़ती, एंड उसके लिए भी अगर डिजाइनिंग करते तो कॉस्ट बढ़ती, डिफिकल्ट हो जाता मामला। आगे समझ में कहानी सारी की सारी। ये सब पॉइंट्स है आपके पास, बताओ ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, डिजाइन लाइफ अराउंड कितनी होती है, 30 साल तक होती है। अच्छी खासी डिजाइन लाइफ होती है इनकी ना, 30 साल तक लगभग। इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहेगी, लो रहेगी। फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात बाद में करेंगे जब फ्लेक्सिबल का नंबर आएगा। अब इसका क्या मतलब है, हाँ इसका क्या मतलब है, हाँ इसका मतलब है कि नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब वो ऐसा तुमने अज्यूम कर लिया कि इसका वो मतलब था। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। IRC कंसीडर्स ओनली, हाँ इसी में आगे कंटिन्यू करके लिखना है। ये सारे पॉइंट आए नहीं आए समझ में, बताओ। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस चीज को इंपॉर्टेंट कहा जाता है वो इंपॉर्टेंट होती है। वो तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। अब हर इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर स्टार बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ देखो, IRC कंसीडर्स ओनली, IRC कंसीडर्स ओनली फटीग। अब ये फटीग भी पढ़ा होगा तुमने अभी रिसेंटली, क्या मतलब होता है बताओ। रिवर्सिबल, रिवर्स है ना, रिवर्सल, कंप्रेस टेंशन कंप्रेस, टेंशन कंप्रेस, यही तो मतलब है, यही मतलब है नहीं है, बताओ। फटीग लोडिंग का मतलब क्या होता है, आप कंप्रेशन कर रहे हो, टेंशन कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, टेंस कर रहे हो, कंप्रेशन कर रहे हो, टेंशन कर रहे हो। ये क्या है, रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस, कंप्रेशन टेंशन, कंप्रेशन टेंशन, कंप्रेशन टेंशन, रिवर्सिबल लोडिंग। आया समझ में पॉइंट, ये क्लियर है नहीं ये चीज, ये क्लियर है ना। वेटिंग एंड ड्राइंग के जैसे, एक बार वेट कर दिया, एक बार ड्राई कर दिया, वेट कर दिया, ड्राई कर दिया, वेट कर दिया, ड्राई कर दिया, और वेट कर दिया, फिर ड्राई कर दिया। आया समझ में। यही चलता जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, फैटिग लोडिंग कहेंगे। अब ये भी तो बहुत दिक्कत की बात है, दिक्कत है नहीं है, स्ट्रक्चर्स खराब हो जाते हैं इसकी वजह से भी। आया समझ में। स्टील स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करे जाते हैं फैटिग लोडिंग के लिए ही। स्टील स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग किसके लिए होती है, फैटिग लोडिंग ही कंसीडर करी जाती है वहां पर। लोड आया फिर चला गया, और फिर आया फिर चला गया। आया समझ में। देखो, IRC कंसीडर्स ओनली फटीग एंड क्रैकिंग फेलियर। तो कितने हो गए, 6 हो गए हैं। आज ही खत्म करा कर भेजूंगा पूरा सिलेबस। IRC considers only
फटीग कोमा क्रैकिंग, फटीग एंड क्रैकिंग फेलियर for its designing, for its designing, for its designing, for its डिजाइनिंग। सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं तुम्हें कि आईआरसी ने कौन कौन से क्राइटेरिया कंसीडर करें इसकी डिजाइनिंग के लिए, फटीग एंड क्रैकिंग क्राइटेरिया कंसीडर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन लिखो। rigid payments has three layers, rigid payments has three layers, rigid payments has three layers, rigid payments has three layers. First सीसी स्लैब, सीसी स्लैब मतलब सीमेंट कंक्रीट की स्लैब, सीमेंट कंक्रीट स्लैब, आया समझ में पॉइंट। और ये कहाँ पर पढ़ते हो आप, ये बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ते हैं, सीमेंट भी एंड कंक्रीट भी, साथ हो गए ना। आज ही खत्म करा देंगे सिलेबस सारा, ऐसा मिलेगा कहीं पे तुम्हें। तो क्या हो गया, सीसी स्लैब। बी लिखो, बेस कोर्स, बेस कोर्स, बेस कोर्स। सीसी स्लैब था पहला, दूसरा क्या है, बेस कोर्स है, तीसरा क्या है, सॉइल सबग्रेड है। तीसरा क्या है आपका, सॉइल सबग्रेड हो गया, तीसरा हो गया सॉइल